नमस्कार। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं करियर मेकर इंस्टीट्यूट। जैसा कि आपको विदित है कि हम एसएससी जीडी के पिछले साल के पेपरों की एक सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं। कई विषय हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस और जो भी हिंदी। तो हिंदी का पेपर हम रोज एक सॉल्व कर रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं। उसी क्रम में आज एक फिर से नया पेपर लेकर हम हाजिर हुए हैं। आइए देखते हैं कि क्या है पहला प्रश्न पिछले साल के हिंदी के पेपर का। तो पिछले साल के हिंदी के पेपर में कई पेपर्स में एक पेपर का पहला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है। तो जहां तक हमारा विचार तो यही है। तो इसमें चार ऑप्शंस दिए हैं। जहां तक यही है हमारा विचार, तो इसमें इस वाक्य में, यहाँ इस भाग में, माने इस भाग में त्रुटि है। जहां तक हमारा विचार तो यही है। जहां तक व्याकरण की दृष्टि नहीं है, बोलचाल में हम जरूर बोल देते हैं कि जहां तक मैं सोचता हूँ, तो या जहां तक मेरा विचार ये है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से वाक्य यहाँ पर अशुद्ध है। ठीक है, चलिए हमारा अगला दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो देख चार ऑप्शन। अनल अग्नि का पर्यायवाची होता है, हुताशन भी अग्नि का पर्यायवाची होता है, और पावक भी अग्नि का पर्यायवाची होता है। इसमें जो अभंग है वह अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है उत्तर ये। आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में असुर असुर शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। तो असुर हम प्राय राक्षस को बोलते हैं, हालांकि तो मतलब राक्षस है, लेकिन फिर भी हम यहाँ समझने के लिए बोल रहे हैं। श्याम घमंडी है, इसमें असुर का तो कोई मतलब ही नहीं। रजनीचर का स्वभाव दुष्टता पूर्ण होता है, वह दम्भ, दम्भ माने घमंडी होता है, दर्प माने भी घमंडी होता है, घमंडी तो घमंडी है ही है। रजनीचर जरूर जो रात को विचरण करता है उसे हम रजनीचर या सामान्य भाषा में असुर बोल देते हैं। तो ये उत्तर सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के खाली स्थान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उचित भाववाचक संज्ञा से वाक्य पूर्ण कीजिए। है ना। तो अब किसी बूढ़े व्यक्ति में मोटापा तो कोई अनिवार्य होता नहीं है। ठीक है, बूढ़ा तो ऑलरेडी है ही वो। बुढ़ापे का ये भाववाचक संज्ञा, ये जो बुढ़ापे का तिरस्कार किसी भी वृद्ध व्यक्ति का हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो शाश्वत सत्य है और सभी को बूढ़ा होना होता है। मानवता की दृष्टिकोण से भी नहीं करना चाहिए। उसके पक्ष में अनेक लोग हैं। रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। पक्ष में रेखांकित है, इसका विलोम तो बहुत सामान्य सा है। लोग कहते हैं वो मेरे पक्ष में है, मैं उसके पक्ष में। पक्ष ही है का विलोम, ये सभी जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, टट्टी की ओट से कार खेलना मुहावरे का अर्थ है। टट्टी एक ऐसा वर्ड है, देशज है, देशी शब्द है। इसको प्रायः भारत में आ, मल से संबंधित समझते हैं और नाक भूस छोड़ने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। टट्टी का मतलब टटिया होता है, बाढ़ जिसको बोलते हैं, है ना। गांव की भाषा में, ग्रामीण भाषा में टटिया भी बोलते हैं, जो प्रायः बांस या झाड़ियों से बनाई जाती है। उसकी ओट से शिकार करना का मुहावरा है। इसका क्या अर्थ होगा, छल कपट से काम लेना, है ना। सामने से नहीं, पीछे से छुप कर वार करना। जैसे कि रामचंद्र भगवान राम ने बाली का संहार किया था पेड़ की ओट से छिप करके, तो एक तरह से छल ही था। तो वैसे ही अगर हम किसी को आड़ में लेकर के किसी के साथ कुछ व्यवहार करते हैं, उसको हम छल कपट कहते हैं। तो टट्टी का मतलब है पर टटिया से है। ठीक है, ये पहला उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है, गीतों की लड़ियां उपरोक्त अशुद्ध वाक्य खंड का शुद्ध क्या होगा। गीतों की लड़ियां नहीं होता है, गीतों की कड़ियां होता है। ठीक है, ये सही है। बेड़ियां तो जंजीरों को बोलते हैं, और छड़ियां तो जानते हैं कमियां भी
लैकनेस, लेकिन ये तो नहीं होगा, गीतों की लड़ियां नहीं बल्कि कड़ियां होती हैं। हम सामान्य बोलचाल में लड़ियां बोलते हैं, जो कि अशुद्ध है, कड़ियां होना चाहिए। अगला है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। दोपहर के बाद का समय, दिन के बीच का समय मध्याह्न कहलाता है और दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। ठीक है, आफ्टरनून हिंदी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अगले माह वसंत ऋतु प्रारंभ होगी। रेखांकित शब्द इसमें वसंत ऋतु है, इसका विलोम क्या होगा? तो जैसे ठंडी का गर्मी माने शीत का ग्रीष्म, गर्म का ठंडा, और पतझड़ होता है बसंत का, खिलते हैं, नए पत्ते आते हैं, पतझड़ में वो झड़ते हैं, तो इसका ये बसंत का पतझड़ सही है। अगला है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का उदाहरण है। विशेषण का मतलब है जो किसी संज्ञा की विशेषता बताता है। तो समाज संज्ञा है, व्रत संज्ञा है, धन संज्ञा है, लेकिन भारतीय होना यानी भारत में विशेषता बताना, ये भारतीय होना है विशेषण। किसी भी देश का नाम अगर हम ले लें तो वह संज्ञा है। जैसे अमेरिका संज्ञा है, अमेरिकी, तो यह विशेषण। भारत संज्ञा है, भारतीय है, तो विशेषण शब्द भारतीय होगा, बाकी तीन संज्ञा है। आगे, निम्नलिखित मुहावरों का उचित अर्थ विकल्पों में से मुट्ठी गर्म करना। भारतीय लोग तो ये बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। मुट्ठी गर्म करने का अर्थ क्या होता है? देना होता है, कहते हैं ना, गर्म कर दो काम हो जाएगा, है ना। सरकारी या जो भी विभागों के जो लोग हैं, गर्म कर दो, तो मुट्ठी गर्म करना माने रिश्वत देना, घूस देना। ठीक है, अगला है, जिसकी सीमा न हो। वाक्यांश के लिए उचित शब्द, तो जैसे सीमा ना हो, सीमांकित का मतलब जहां पर सीमा का अंकन किया गया हो। असीम जरूर होगा, ससीम का मतलब होता है सीमा सहित, असीम माने जिसकी सीमा, क्या यही उसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रेखांकित तो नहीं है, बोल्ड जरूर है, लेकिन मैं इसको रेखांकित दे रहा हूं। टब में पानी ठूसम ठूस भरा था। ध्यान रहे, ठूसम ठूस शब्द वो ठोस चीजों के लिए प्रयोग होता है। जैसे बोरे में गेहूं ठूसम ठूस भरा था, ट्रेन के डिब्बे में आदमी ठूस रहे थे। ठोस चीजें अगर बहुत दबाकर भरी गई हो तो उसके लिए ठूस शब्द सही है, लेकिन पानी एक द्रव है, लिक्विड है, इसके लिए लबालब सही है। ठीक है, लबालब भरा था, बोलते ना, तालाब लबालब भरा था, नदियां लबालब भरी, गिलास लबालब भरा है, तो द्रव के लिए लबालब। और अगर यहाँ पर पानी की जगह कोई ठोस वस्तु होती फिर सही था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है? यह बीमारी देश कोरोना के कारण फैली है। तो देख लें, यही दिख रहा है, वर्तनी अशुद्ध है, बीमारी, कोरोना सही है, कारण सही है, फैली ये सब सही है। उत्तर हमारा ये है कि ये बीमारी का जो वर्तनी है वो अशुद्ध है, इसमें बड़ी की मात्रा होनी चाहिए। क्या? निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है जो समान ना हो। ये तो बहुत आसान है, बराबर माने जो समान हो, एक समान जो बराबर हो। खुराक तो खाने की हैं, विषम, सम और विषम पढ़ा होगा, जो समान होता है उसे सम कहते हैं, समान नहीं होता वो विषम कहलाता है। ठीक है, अगला की गद्य, जैसा कि हर पेपर में दिया जाता है, जीडी के हिंदी के पेपर में, इसको चलिए फिलअप करते हैं। गद्य यहाँ से शुरू है। क्या आपने कभी, यहाँ से, क्या आपने कभी इस बात पर गंभीरता पूर्वक, खाली स्थान है, क्या किया है? समझ, विचार, सोच, अच्छा विचार किया है। इतना आसान होता है कि आप इसको पढ़ते जाएंगे, बिना ऑप्शन देखे ही शब्द आपके मन में आ जाएगा। आज हम जो कुछ है उसमें किस किस का योगदान है? माता का, मातृभूमि का, मातृभाषा का, या फिर इन सब का?
एक, है ना, दूसरा ऑप्शन आ गया। दूसरा क्या है? पिता, भाई, बहन, जननी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने भरा था विचार, और यहाँ पर हम भरेंगे, सही शब्द है जननी। ठीक है, आगे चले। हमें जन्म देती है, एक के आंगन में खेल कूद कर तथा खा पी कर हम पुष्ट होते हैं, और एक हमें अपने विचारों, भावों इत्यादियों को प्रकट करने की शक्ति देती है। इसी शक्ति के अभाव में हम गूंगे और बहरे बनकर रह जाते हैं। यह शक्ति हम पर पूर्ण रूप से मनुष्य बनाने का उपकार करती है। इस उपकार का इस उपकार का तीसरा जो ऑप्शन है, अ, देखिए जरा, तीसरा ऑप्शन, इस उपकार का नगद, पैसा, मुद्रा, ऋण, इस उपकार का ऋण हम पर सबसे अधिक है। इसी ऋण से मुक्त होने के लिए, तो देखिए सर, हमने यहाँ पर भरा था पहले विचार, यहाँ पर भरा था, और यहाँ पर आ जाएगा ऋण, हम पर सबसे अधिक है। इसी ऋण से मुक्त होने के लिए हमें सच्चे मन से उसकी सेवा करनी चाहिए। विदेशी भाषा के सम्मुख इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, तभी हम अपनी चौथा देखें क्या है, मातृभूमि, यहाँ पर भरे हम मातृभूमि, ये सच्चे सपूत कहलाएंगे। किंतु यह काम इतना सरल नहीं है, यह काम तो तलवार की, पांचवा देखें जरा, रास्ता किनारा धार, धार, है ना। एक बार फिर से भर लें, इसमें हमने भरा था गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। ठीक है, जननी हमने भरा था इसमें, और इस उपकार का ऋण भरा था हमने, है ना। आ, अपनी विदेशी भाषा के सम्मुख इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, तभी हम अपनी मातृभूमि भरा था यहाँ। तो देख रहे हैं आप, इस तरह से पूरा गद्यांश पूरा हो गया। यही सही है दोस्तों। हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। हम फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ कल। तब तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। धन्यवाद।